आप सभी को नमस्कार। साथियों, रवि वार्ता के इस नए अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हैं और आप स्क्रीन पर जिन्हें देख रहे हैं वे राम कुमार तिवारी जी हैं। राम कुमार तिवारी जी, रवि वार्ता के सभी दर्शकों की ओर से आपका हार्दिक अभिवादन। नमस्कार। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि रवि वार्ता के इस अंक में हम लोग लेखकों से संवाद करते हैं, उनकी रचनाओं का पाठ होता है और उनकी दृष्टि से हम सभी अवगत होते हैं। जीवन यात्रा के साथ अपरिहार्य रूप से जुड़ी हुई जो रचना यात्रा होती है, उसको कुछ और अधिक निकट से जानना हो पाता है। राम कुमार तिवारी जी कवि कथाकार हैं। इनके 3 कविता संग्रह हम सभी के बीच हैं। पहला, जाने से पहले मैं जाऊंगा। दूसरा, कोई मेरी फोटो ले रहा है। और तीसरा कविता संग्रह, अपनी परछाई में लौटता हूं चुपचाप। कहानी संग्रह की चर्चा करें तो इनके 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं, कुतुब एक्सप्रेस और जगह की जगह। पूर्व में भी हम लोगों ने इनकी कुछ एक कहानियों का पाठ YouTube के माध्यम से सुना है और अच्छी संख्या में लोगों ने उन कहानियों को सुनते हुए, उन कविताओं को सुनते हुए अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। आज हम लोग इनके घर में ही हैं, बिलासपुर के नेहरू नगर स्थित इनके आवास में। वर्तमान में राम कुमार तिवारी जी, आप सभी जानते हैं, श्रीकांत वर्मा पीठ के अध्यक्ष भी हैं और काफी सक्रिय ढंग से इस पीठ के माध्यम से कई चीजें सामने आ रही हैं, कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मित्रों, हम इनकी कहानी सुने इसके पूर्व 2 रचनाकारों की टिप्पणियों को भी लेते हुए चलते हैं। कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार रमेश चंद्र शाह जी लिखते हैं, कोट, जादुई यथार्थ की चर्चा सुनते सुनते कान पक गए। ठेठ अपने देश काल के, ठेठ अपने लोगों का जीना मरना किस कदर हमारे सिर पर चढ़ के बोल सकता है, इसका पता तो सचमुच ये कहानियां ही बता सकती हैं। राम कुमार की ये कहानियां अपनी सहज पारदर्शिता से हमें अभिभूत कर देती हैं। और एक और प्रतिक्रिया हरिचरण प्रकाश जी की। वे लिखते हैं, कोट, राम कुमार की कहानियों का समाज केवल मनुष्य द्वारा नहीं बनता है, उसकी एक विशिष्ट पारिस्थितिकी है जहां प्रकृति एक अति पात्र की तरह व्याप्त है, अनकोट। तो आज हम इनसे इनकी कहानी सुनेंगे जिसका शीर्षक है आपको भी। यह कहानी कथादेश में प्रकाशित हुई थी और इस कहानी के रचाव की क्या कहानी है, यह भी हम अनुरोध करेंगे कि लेखक हमसे साझा करें। आदरणीय राम कुमार तिवारी जी, पुनः स्वागत। नमस्कार। ये कहानी आपको भी
ये कथादेश में प्रकाशित हुई थी और इस पर बहुत सारे लोगों की बड़ी ही सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली थी। ये कहानी दरअसल एक छोटे छोटे लोग जो हमारे यहाँ बचे हैं, एक चरित्र की तरह है जो धीरे धीरे कम हो रहे हैं पूरे सारे शहरों में, जिनमें एक अपनी किस्म का उनका होना एक पितरोध की तरह होता है। अब वो विलुप्त हो रहे हैं। सब कुछ इस दौर में जैसा सपाट और एक सा होता जा रहा है, उसी तरह से मनुष्य भी इकहरे होते जा रहे हैं। उनके बीच में विरल चरित्र बचे हुए हैं। ये कहानी भी एक ऐसी ही विरल चरित्र की है जो आज की परिस्थितियों में, कालगति में भी अपने को बचाए हुए है और दूसरों को भी बचा रहा है। इस पूरे समय में दरअसल मेरी कहानियों में समय और जगह ये दो भी अपने पात्र की तरह ही आते हैं, और मूर्त में भी अमूर्त में भी, और हम लगातार उससे संवाद करते रहते हैं। और जो क्राइसिस है हमारे समय की, या जो होना है या जो उससे ज़्यादा ना होना है, वो भी एक चरित्र की तरह ही होता है। तो यही बात कोई रचना प्रक्रिया में दर्ज होती है। कवि का कोई एक अस्त, कोई स्मृति, कोई बिंब, कोई एक संवाद धीरे 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 रचना प्रक्रिया में हमें पता ही नहीं रह चलता कि वर्षों के बाद वो एक कहानी के रूप में हमारे सामने आ गया है। उसका परिवेश और वो सारी चीज़ें जो उस समय में हैं और नहीं हैं, इन दोनों के साथ जो एक पूरा संपूर्ण होना हो है, उसकी प्रतीति एक तरह से, क्योंकि अकेले होने से तो बहुत गहरा आधे अधूरे का भाव घेरता है, और ना होना भी अगर उसके साथ जुड़ता है तो कम से कम प्रतीति में तो वो एक पूर्ण भाव बनता है। भले उसको जीना बहुत ही त्रासद है, लेकिन फिर भी ये कहानी है। इसका शीर्षक है आपको भी। जी साहब। नंद कॉम्प्लेक्स के अंदर बनी दुकानों में सीढ़ी के बगल वाली दुकान को बंद देखकर अनंत को राहत महसूस हुई। उसने अपनी मोटरसाइकिल उसी दुकान के सामने खड़ी कर दी, कुछ इस तरह कि अगर दुकान खुले भी तो दुकानदार को कम से कम असुविधा हो। पुराने कॉम्प्लेक्सों में पार्किंग की बड़ी समस्या हो गई है। जिस समय वे बने थे उस समय वाहनों की संख्या उतनी नहीं थी जितनी और जिस तरह अब हो गई है। कॉम्प्लेक्स की सीढ़ियां चढ़कर जैसे ही अनंत पहले माले पर पहुंचा, उसकी नजर प्रकाश के ऑफिस पर गई। ऑफिस में ताला लगा देख उसका मुंह लटक गया। सीढ़ियां चढ़ने से उसकी सांसें कुछ तेज चलने लगी। जब भी मौसम बदलता है उसमें अस्थमा के लक्षण दिखने लगते हैं। कुछ देर तक वह यूं ही खड़ा रहा और फिर मुड़कर सीढ़ियां उतरने लगा। आज सुबह से ही अनंत का चित्त कुछ उखड़ा उखड़ा सा है। रात में उसे नींद नहीं आई थी। कभी कभी उसे लगता है कि उसे अनिद्रा का रोग हो गया है। नींद न आने की शिकायत उसे जब तब बनी ही रहती है। सुबह जागने के बाद भी वह बहुत देर तक उनीदा सा ही रहता है। एक उखड़ी उखड़ी सी मनोदशा जो अक्सर उसे घेर लेती है और जिससे उबरने के लिए वह इधर उधर भटकता रहता। उस मना स्थिति तक जब तक निरर्थकता उसे घेर कर घर की ओर न धकेल दे और घर पहुंचकर उसे राहत सी मिले। फिलहाल अनंत को फौरी राहत यही है कि दुकान अभी भी बंद है और उसे दुकानदार की नजरों में हिकारत का भाव नहीं देखना पड़ा। अनंत ने मोटरसाइकिल स्टार्ट करने के लिए किक मारी तो उसे ध्वनि संकेत अच्छी नहीं सुनाई दिए। वह अपनी मोटरसाइकिल के मिजाज को जानता है। अब वह शायद ही स्टार्ट हो। वह चिंतित हो उठा।
उसने एक के बाद एक कई किक मारी, लेकिन कुछ नहीं हुआ सिवाय पसीने के तरबतर होने के। धक्का देकर दौड़ाने से भी कभी कभी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ उसकी भी कोई गुंजाइश नहीं है। किक मारने से अनंत की रुंधी रुंधी सी सांसें तेज धौंकनी की तरह चलने लगी। थोड़ी देर तक जब उसे कुछ नहीं सूझा तो वह मोटरसाइकिल स्टैंड पर खड़ी करके उसी पर बैठ गया और सुस्ताने लगा। कुछ समय बाद जब उसकी सांसें कुछ सम हुई तो वह अपने से ही कुछ इस तरह बोला जैसे वह एक नहीं दो हों और आज के गड़बड़ झाले में छिटक कर अलग अलग हो गए हों। शोरूम के सर्विस सेंटर तो नहीं ही जाऊंगा, वहां दिखाते दिखाते तो तंग आ चुका हूं। पिछले एक वर्ष में कम से कम 20 बार तो सुधरवा ही चुका होऊंगा। कभी एक हफ्ते के लिए भी आश्वस्त नहीं हुआ कि निश्चिंतता से कहीं आ जा सकूं। कहीं भी जाओ मोटरसाइकिल के बिगड़ने का अंदेशा बना ही रहता। अभी देखो घर से अच्छी तरह से आया और अब यह स्टार्ट नहीं हो रही है। हर बार मोटरसाइकिल सुधरवाई का बिल देखकर अनंत सोचता कि अब बहुत हो गया, इतने में तो एक कार मेंटेन हो सकती है, अब इसे निकालकर नई मोटरसाइकिल ले ही लूंगा। लेकिन उसकी सोच कभी फलीभूत नहीं होती और कुछ सोच विचार के बाद वह फिर उसे ही सुधरवाने लगता है। कितनी बार घसीट घसीट कर और 2 बार तो रिक्शा में लादकर शोरूम के सर्विस सेंटर ले गया। हर बार सुधरवाने का बिल 500 से लेकर 1000 रुपया के बीच का ही बनता और उसका चित्त दिन भर के लिए खराब हो जाता। बीच बीच में उसे अपनी इसी अनिर्णित सी मध्यवर्गीय मानसिकता पर गुस्सा भी खूब आता। लगभग 16 वर्ष पहले जब अनंत ने मोटरसाइकिल खरीदी थी तब मुफ्त में सर्विस के 4 कूपन भी मिले थे। उन्हीं मुफ्त के 4 कूपनों ने 5वीं सर्विस के लिए उसे स्वाभाविक रूप से उसी सर्विस सेंटर में पहुंचा दिया था और फिर सिलसिला चल पड़ा। पहले तो फार्म की सुधरवाने वाली सूची में सिर्फ आयल पलटने के लिए ही होता था, लेकिन 5वीं बार से सूची विधिवत बनना शुरू हो गई थी। कभी कभी रहमान मिस्त्री सूची की प्रमाणिकता के लिए उसे बेसमेंट में भी ले जाता था, जहां मोटरसाइकिलों की मरम्मत मशीनों के सहारे होती है। बेसमेंट में पहुंचते ही अनंत का दिमाग गड्डमड्ड हो जाता और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। पिछली बार सर्विस सेंटर के मिस्त्री रहमान को उसने बीच में ही टोक कर कहा था, मुझे नहीं बताओ, जो तुम्हें जरूरी लगता है वह सब बना दो, लेकिन कुछ ऐसा तो बनाओ कि मुझे कम से कम 1 महीना तो तुम्हारे पास ना आना पड़े। रहमान ने चेहरे पर आए हिकारत के भाव को जब्त करते हुए कहा था, आप भी कहाँ लगे हो, 4 साल से तो यह मॉडल बंद हो गया है, इसके पार्ट भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मेरी मानो तो कोई नया मॉडल ले लो, एक से एक मॉडल आ गए हैं। नई गाड़ी खरीदने की बात आते ही उसकी ग्रंथि सक्रिय हो जाती और फिर वह अपने को ही समझाने लगता, 60-70 हजार रुपया लगाने की क्या जरूरत है, काम तो चल ही रहा है, उसे कौन मोटरसाइकिल से शहर के बाहर जाना है। उसने रहमान की ओर मुखातिब होकर कहा था, वह तो ठीक है, खरीदूंगा ही, अभी तुम इसे ही ठीक करने का चैलेंज लो और जुट जाओ। शाम 6 बजे अनंत जब मोटरसाइकिल लेने सर्विस सेंटर पहुंचा तो शोरूम के मैनेजर ने उसे 2060 रुपए का बिल थमा दिया था। बिल देकर अनंत भौचक रह गया था। बिल पकड़े पकड़े उसने नजरें घुमाकर रहमान को खोजा, लेकिन वह नहीं दिखा। मैनेजर से पूछने पर पता चला कि वह तो 5 बजे ही चला गया था। फिर बिल देखते देखते अनंत का चेहरा उन मरीजों के अभिभावकों की तरह हो गया था जिनके मरीज उन प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती होते हैं जिनकी अपनी दवाई की दुकान और जांच के सेंटर होते हैं। बिल का भुगतान करके जैसे ही वह बाहर निकला तो उसने मुड़कर सर्विस सेंटर को नजर भर देखा और फिर उसी को साक्षी मानकर उसने कहा था, अब यहाँ कभी नहीं आऊंगा, अलविदा। अनंत का दिमाग काम नहीं कर रहा है कि क्या किया जाए। कुछ देर तक यूं ही बैठे रहने के बाद उसने जेब से मोबाइल फोन निकाला
और प्रकाश का नंबर डायल करने लगा। घंटी बजते ही फोन से प्रकाश की आवाज आई, भैया प्रणाम। प्रणाम, आप कहाँ हैं? रायपुर आया हूँ। बताइए कैसे फोन किया? आपके ऑफिस आया हूँ। अरे मुझे एकाएक आना पड़ा, शाम तक वापस आ जाऊंगा। वह तो ठीक है, लेकिन यहाँ मेरे साथ एक समस्या खड़ी हो गई है। क्या हो गया? कुछ नहीं, बस मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रही है। क्या उसे सीढ़ियों के पास वाली दुकान जो आज बंद है वहां छोड़ा जा सकता है? हाँ, छोड़ा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मोटरसाइकिल मिस्त्री को तो दिखानी ही होगी। आप मोटरसाइकिल की स्थिति को जानते ही हो, अब वह नहीं बनेगी। और कंपनी के सर्विस सेंटर को तो मैं पिछली बार ही अलविदा कह आया था। इसे अब निकालना ही होगा और कोई विकल्प नहीं है। यह सब तो ठीक है, बात की बात है, फिलहाल तो उसे दिखाना ही होगा। आप एक काम कीजिए, राजीव चौक वाली सड़क पर एकदम पास में ही मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर दाहिनी ओर नासिर मिस्त्री की दुकान है। एक बार आप वहां दिखवा लीजिए। ठीक है, आप कहते हैं तो दिखा लेता हूँ, लेकिन समस्या का कोई हल नहीं निकलेगा। जो भी हो बताइएगा। ठीक है। स्टैंड से मोटरसाइकिल उतारकर अनंत उसे बाहर निकालने लगा। पेड़ों की छांव से बाहर निकलते ही उसकी हालत पस्त होने लगी। वैसे भी किक मारते मारते वह पहले ही बहुत थक चुका था। आषाढ़ की चटक धूप और उमस में कुछ खींचना तो दूर, ठीक पैदल चलना ही पर्याप्त होता है। अपने हिसाब से लगभग 100 मीटर मोटरसाइकिल खींचने के बाद उसने रुककर आसपास को देखा। उसे मिस्त्री की दुकान कहीं नहीं दिखाई दी, तो उसने फुटपाथ पर जा रहे आदमी से पूछा, यहाँ आसपास कोई मोटरसाइकिल सुधारने की दुकान है? चलते चलते उसने हाथ के इशारे से बताया, वहां। कोई 20 कदम चलने के बाद वह दुकान के सामने पहुंच गया। दुकान में ऐसा कुछ नहीं जिससे उसे दूर से पहचाना जा सके। वह दुकान की अदा है कि वह वहीं पहुंचकर ही दिखाई देती है, बिना किसी विज्ञापन बोर्ड के। दुकान के पास पहुंचकर अनंत ने देखा कि मिस्त्री खुली हुई मोटरसाइकिल सुधारने में तल्लीनता से भिड़े हैं। वही नासिर होंगे। नासिर ने अपनी तल्लीनता में सिर उठाकर उसे देखा और फिर प्रश्नवाचक नजरों से पूछा, क्या हो गया है? स्टार्ट नहीं हो रही है। देखता हूं, पहले से बना लूं। नासिर ने स्टूल नुमा लोहे की गोल मेज पर बैठे लड़के को कुछ इस तरह देखा कि लड़का कुर्सी से उठ गया और फिर अनंत की ओर देखते हुए कहा, सर आप बैठिए। अनंत को नासिर का यह व्यवहार बड़ा आत्मीय और समझदारी पूर्ण लगा। वह पसीने से लथपथ हो बुरी तरह थक चुका था। कुर्सी पर बैठते ही उसे बड़ी राहत महसूस हुई। कुर्सी से उठे लड़के ने गुमटी के ऊपर रखे पंखे को अनंत की ओर घुमा दिया। पंखे की पंखुड़ियां के ऊपर जाली नहीं है, वह सीधी हवा फेंक रहा है। हवा के झोंकों से अनंत को सुख कर प्रतीति हुई। उसने आंखें मूंद ली। कुछ समय बाद जब उसने आंखें खोली तो वह आसपास का जायजा लेने लगा। दुकान क्या है? लगभग 200 वर्ग फीट का एक कटे हुए त्रिभुज सा जमीन का टुकड़ा है। उसी के पीछे की ओर पान की गुमटी सरीखी एक गुमटी रखी हुई है, जिसमें सुधारने के सारे रिंच पाने, कल पुर्जे, काम में आने वाला सारा सामान भरा पड़ा है। दुकान से लगे मकान से बिजली का एक तार खींचा हुआ है, जिससे दुकान को बिजली मिलती है। बिना जाली वाला पंखा जो अभी उसे सीधी हवा दे रहा है, वह भी उसी गुमटी के पड़ले पर ही रखा हुआ है। वरीयता के अनुसार वह लोगों को हवा देता होगा, जैसे वह अभी उसे दे रहा है। जमीन के टुकड़े की मुख्य सड़क वाली भुजा के किनारे विद्युत विभाग का ट्रांसफार्मर लोहे के गर्डर जैसे 2 खंभों पर रखा हुआ है और उसी के पास में एक जले हुए पेड़ का खोखल जैसे आकाश से पेड़ पर बिजली गिरने से बनता है, खड़ा हुआ है। पेड़ के खोखल में ऊपर कुछ हरी बेलें और उनके बीच से एक पीपल का नया पेड़ कुछ इस तरह उगा है जैसे उसने पेड़ की अपनी जमीन पर फिर कब्जा कर लिया हो। हवा के संग संग खोखल के बीच का वह पीपल पेड़ बीच बीच में
झुनझुने की तरह बजने लगता है। दुकान की मुख्य सड़क वाली भुजा से समकोण बनाती एक उप सड़क सुभाष कॉम्प्लेक्स के पीछे की ओर गई है। कॉम्प्लेक्स के पीछे के व्यापारी और ग्राहक इसी सड़क से मुख्य सड़क के लिए आते जाते हैं। गुमटी के सामने की जमीन के ऊपर एक त्रिपाल का टुकड़ा, जिसे रस्सियों के सहारे गुमटी, बगल वाले मकान की दीवार, बिजली के खंभे और पेड़ के खूकल से बांधकर लटकाया गया है, धूप और बारिश से बचने के लिए। जमीन के बीच में एक छोटी सी नाली पानी निकासी के लिए बनी है। बरसात में इधर उधर का पानी उसी नाली से निकल जाता होगा। नाली की दोनों ओर की जमीन, जिसमें मोटरसाइकिलों की मरम्मत होती है, उसमें टुकड़ों टुकड़ों में पक्का किया गया है, कुछ सीमेंट से तो कुछ इधर उधर से जुगाड़ी हुई टाइलों को ठोक ठाक कर। दुकान के अहाते में मकान की दीवार से सटी किसी पुरानी जीप की निकली पीछे की सीट कुछ तिरछी सी रखी हुई है। सीट के अंदर का फोम जगह जगह से निकला हुआ है, जिस पर 2 और जरूरत पड़ने पर 3 लोग भी बैठ सकते हैं। अभी उस पर बैठा एक भीमकाय अधेड़ अखबार पढ़ रहा है। किसी समानांतर सिनेमा की दुकान में अखबार का पढ़ा जाना उसे प्रीतिकर लग रहा है। अनंत बीच बीच में अखबार पढ़ते आदमी को देख लेता है। वह आसपास से बेखबर अखबार में डूबा हुआ है। अनंत की नजरें कुछ समय के अंतराल में नासिर पर आ टिकती हैं। वह मोटरसाइकिल सुधारने में तल्लीन है। उसकी दुबली पतली मेहनत देह के कसाव में एक लय है। आसपास के दृश्य को देखते देखते अनंत ने अनुभव किया कि आज उसमें कोई हड़बड़ी का भाव नहीं है। उसे अच्छा लगा। अनंत के व्यक्तित्व में एक तरह की अपरिपक्वता है जिसे वह जानता है। आधे अधूरे से भाव उसे अक्सर घेरे रहते हैं। जहां कहीं भी लाइन नहीं लगी हो वह व्यग्र हो जाता है। उसे लगने लगता है कि सभी पीछे हट जाएं और वह आगे हो जाए। पहले तो उसका चित्त इस तरह के भावों से ज्यादा ही अशांत रहता था। कुछ सहज होने में उसे बरसों लग गए, लेकिन एक सहज आदमी की तरह जीवन जीने की कला उसे अभी भी सीखनी है। वह कोशिश करता है कि उस तरह की सहजता जो एक मनुष्य में होना चाहिए उसके अंदर भी हो। उसे यह जानकर संतोष हुआ कि उसमें इस समय यह भाव नहीं आया कि नासिर सुधार रही मोटरसाइकिल को छोड़कर उसकी मोटरसाइकिल पहले सुधारने लगे। अचानक 2 नीलकंठ उड़ते हुए आए और पीपल के पेड़ पर बैठ गए। नासिर ने मोटरसाइकिल का नट कसते हुए नजर उठाकर उन्हें देखा और फिर नट कसने में तल्लीन हो गया। मोटरसाइकिल की नट कसाकर नासिर ने खड़े होकर एक किक मारी तो मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई। मोटरसाइकिल की आवाज को सुनते हुए नासिर ने कुछ नटों को ढीला करके और कुछ नटों को कसकर आवाज को परखा और जब वे संतुष्ट हो गए तो उन्होंने कपड़ा उठाकर पहुंच कर मोटरसाइकिल के मालिक की ओर देखा। मालिक ने मोटरसाइकिल को स्टैंड से उतारा और जेब से 50 रुपया निकालकर नासिर की ओर बढ़ा दिए। नासिर ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, यह क्या? 35 रुपए का तो सामान ही लग गया है। नासिर का कहा अनसुना करती उसने किक मारी और अगली बार दूंगा कहते हुए चल दिया। नासिर के चेहरे पर गुस्से और खिन्नता का मिला जुला सा भाव आया। अगली बार क्या? हर बार यही कहता है और भाग जाता है। आजकल लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचना तो जैसे छोड़ ही दिया है। नासिर के चेहरे के भाव कुछ समय में शांत हो गए। उसने अनंत की मोटरसाइकिल को स्टैंड से उतारा और उस जगह खड़ा किया जहां वह सुधारता है। उसने मोटरसाइकिल में 2-4 किक मारकर उसके मर्ज को परखा और फिर प्लग निकालकर साफ किया। फिर किक मारी और कुछ सोचते हुए स्विच के पास के तार को काटकर दोबारा जोड़ा और फिर किक मारी तो मोटरसाइकिल अचंभे की तरह स्टार्ट हो गई। अनंत को विश्वास नहीं हुआ। वह उसी भाव से देखता रहा कि अभी कुछ और देखना सुधारना होगा। उसका मर्ज इतना आसान नहीं है। मोटरसाइकिल को कपड़े से पोंछते हुए नासिर ने कहा, किसी दिन छोड़ देना, साफ सफाई और आयलिंग कर दूंगा। अनंत ने नासिर से सुधरवाई पूछी तो उसे ठीक से सुनाई नहीं दी।
उसने दोबारा पूछा तो नासिर ने फिर कहा 20 रुपये। 20 रुपये देते समय अनंत को संकोच हो रहा था। सुधरवाई के इतने कम रुपए इससे पहले उसने कभी नहीं दिए थे। मोटरसाइकिल स्टार्ट करके अविश्वास से भरा वह घर की ओर चल दिया। उसके अविश्वास में धीरे धीरे विश्वास सा बढ़ने लगा। अनंत ने देखा सामने माता मंदिर चौक पर भीड़ लगी है। उसने मोटरसाइकिल रोक दी। आज उसके अंदर वह हड़बड़ी नहीं है जो भीड़ में कहीं से भी घुसघुसा कर आने जाने की होती है और भीड़ को और बेतरतीब बनाकर सभी के लिए जाम लगा देती है। घर पहुंचकर मोटरसाइकिल खड़ी करते समय अनंत की नजर ठिठक गई। उसने गमलों में लगे पौधों को देखा, वे मुरझा गए हैं। 2 दिन से वह उन्हें पानी देना ही भूल गया था। पंप स्टार्ट करके अनंत ने पौधों को पानी दिया और फिर बाहर ही ताजे ठंडे पानी से अच्छी तरह नहाया, खाना खाया और आराम करने लेट गया। कुछ देर आराम करके जब वह उठा तो उसे आश्चर्य हुआ। आज शाम की उस उदासी ने उसे नहीं घेरा जो रोज ही घेर लेती थी। उसने मोटरसाइकिल उठाई और शहर के बाहर कानन पिंडारी जीव उद्यान की ओर चल दिया। मोटरसाइकिल दूर तक ले जाने में उसके अंदर यह जानने का भाव ही था कि कैसी सुधरी है। कानन पिंडारी जीव उद्यान के गेट पर बहुत भीड़ देखकर उसने मोटरसाइकिल स्मृति वन की ओर मोड़ दी। स्मृति वन कानन पिंडारी से लगा हुआ है। स्मृति वन में माता पिता या पूर्वजों के नाम का पौधा लगाने की परंपरा है जो उन्हें उनकी स्मृति और पर्यावरण चेतना से जोड़ती है। पौधों का रखरखाव भी वही करते हैं जो उन्हें लगाते हैं। लोगों के गुजर जाने के बाद उनकी स्मृति को पेड़ जीवित रखते हैं। स्मृति वन में पेड़ों के पीछे एक उद्यान है। उद्यान में एक झरना बनाया गया है जो पंप खराब होने के कारण सूखा है और उसकी ढलान में सूखी काई जमी है। एक तरफ गुलाब की ऊंची ऊंची झाड़ियां हैं जिनमें खूब गुलाब फूले हैं। गुलाब की वे कोई भिन्न प्रजाति हैं, कुछ कुछ जंगली जैसी। गुलाब की गंध हवा में घुली है जो झोंकों के साथ तीव्र और मंद हो जाती है। खुसर फुसर की आवाजों से उसने ध्यान से देखा। झाड़ियों के बीच में लड़के लड़कियों के जोड़े हैं जो अपनी बय को कुछ ज्यादा ही जी रहे हैं। अनंत की नजर कुछ दूर बैठे बुजुर्ग पर पड़ी। वे अनमयस्क से बैठे हैं। उसे किसी के एकांत में जाने में झिझक होती है, फिर भी ना जाने क्या सोचते सोचते वह उनके पास चला गया। उनके चेहरे पर कुछ ऐसा भाव था कि वह अपने को रोक नहीं पाया। पास पहुंचकर उसने उन्हें प्रणाम किया और पास में बैठ गया। उसे पास देखकर उन्होंने झाड़ियों की ओर देखा और उठकर चल दिए। अनंत को अपना व्यवहार ठीक नहीं लगा। अपनी वाचालता में अगर वह उनके पास न गया होता तब हो सकता था वे कुछ देर और बैठते। उसे लगा उसने उनकी शाम को अधूरा कर दिया है। वे पेड़ों के पास से ठिठक ठिठक कर चले जा रहे हैं, उनके नाम पढ़ते हुए जिनकी स्मृति में वे पेड़ लगाए गए हैं। हो सकता है इसी बीच उन्हें भी अपना नाम याद आया हो और वे चलते चलते भविष्य के किसी पेड़ की कल्पना में खो गए हों जिनके पास उनके नाम की भी तख्ती लगी हो और उस अलिखे को पढ़ते ही उनके चेहरे पर मुस्कान तैर गई हो। अनंत ने बैठे बैठे कानन पिंडारी के उस पार अमरकंटक की तराई की ओर देखा। उसकी आंखों में अचानक पार के बैगा समुदाय की मान्यताएं कौंध गईं। वे मृत्यु पर रोते नहीं हैं, उनमें मृत्यु का भय नहीं है। उनके अंतिम संस्कार में समूची बस्ती के स्त्री पुरुष और बच्चे सहजता से शामिल होते हैं। उनकी मान्यताएं हैं कि जो गुजरता है वह कहीं नहीं जाता, वह उनके परिवार में या आसपास ही सरई पेड़ के रूप में जन्म लेता है। वे सरई के पेड़ को पूर्वज पेड़ कहते हैं, पूछते हैं उनके पूर्वज ओझल नहीं होते। आधुनिक मनुष्य की गढ़ी हुई परंपराओं से कितनी जीवंत हैं उनकी मान्यताएं। उनके यहाँ पेड़ रूप में किसी की स्मृति नहीं, स्वयं वही होता है झूमता हुआ। उनके होने में अजड़ता का भाव भरता हुआ। अमरता सदा उनके साथ रहती है
उन्हें मृत्यु भय से मुक्त रखती हुई। झाड़ियों के अंदर आवाजें और फुसफुसाहटें कुछ और तेज हो गईं तो वह भी वहां से चल दिया। चलते चलते उसे संतोष हुआ कि वह किसी के एकांत के घेरे से बाहर जा रहा है, जो होना ही चाहिए। चलते चलते उसने एक नजर सूखे काई जमे झरने को देखा और वह भी जब पेड़ों के पास पहुंचा तो उसके पास लगी नाम की तख्तियों को पढ़ने लगा। बनवारी लाल अग्रवाल, सूरज सिंह, प्रमोद सोनी, राम प्रसाद मिश्र, सूरज साहू, इंद्र कुमार मौर्य। नाम पढ़ते पढ़ते वह स्मृति बन के बाहर आ गया। बाहर आकर उसने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और घर की ओर चल दिया। कानन पंडारी जीव विज्ञान से आ रही बाघ के दहाड़ने की आवाज धीरे धीरे उससे दूर होती जा रही है। बाएं तरफ घास के मैदान में पलाश के पेड़ हैं, जिन पर खूब बड़ी बड़ी हरी पत्तियां हैं, जो हवा में हथेलियों की तरह डोल रही हैं। अनंत किसी गाने की पंक्ति गुनगुनाने लगा, जो हवा में घुलती जा रही है। सुबह तैयार होकर जब वह ऑफिस जाने को हुआ तो उसने अविश्वास से भरी एक किक मोटरसाइकिल में मारी और वह विश्वास की तरह स्टार्ट हो गई। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। शाम को ऑफिस से घर जाते समय अनंत को युगू की याद अनायास आ गई। वह युगू के मकान की ओर मुड़ गया। एक समय वह और युगू एक ही कस्बे रामानुजगंज में बरसों साथ रहे थे। दोनों उन दिनों अपना अधिकांश समय साथ साथ ही बिताते थे। बरसों बाद जब दोनों इसी शहर में हैं तो जैसे सारे संदर्भ ही बदल गए हैं। जीवन की अपनी अपनी फसाहटें होती हैं। रोजमर्रा का अनिवार्य हिस्सा रहा व्यक्ति एक समय बाद कितना अजनबी कैसे हो जाता है। वह अपने होने की सुविधा में अजनबी सा रहना चाहता है। वह उस पुराने से मुक्त होना चाहता है जिसका अब कोई औचित्य नहीं है। जिस दिन वह ट्रांसफर होकर यहाँ आया था तो उसने ना जाने कहां से उसका नंबर लेकर फोन किया था कि वह भी यहीं आ गया है और किराए का मकान खोज रहा है। उसने उसे घर आने के लिए कहा और साथ ही मकान दिखाने की बात की। वह आया, चाय नाश्ता किया और एक मकान देखा जो उसे पसंद नहीं आया। 2 दिन बाद अनंत ने जब युगू को फोन किया था कि कुछ मकानों का पता चला है, आकर देख लो। उसने फोन पर बताया कि उसके ऑफिस के साथियों ने मकान खोज दिया है। सामान शिफ्ट करके किसी दिन आऊंगा। अनंत को युगू के स्वर में एक औपचारिकता लगी थी। उस दिन वह बहुत देर तक रामानुजन के दिनों को याद करता रहा था। आज उसका मन युगू को कुछ सुनाने का है। उसकी क्या परेशानियां हैं जो अलग कटा सा रहना चाहता है। जो भी हो, लेकिन युगू के पते पर पहुंचकर कुछ नहीं हुआ। वह तो ट्रांसफर होकर सीपत चला गया है और उस मकान में कोई दूसरा किराएदार रह रहा है। वहां से लौटते समय अनंत को गहरी उदासी ने घेर लिया। उसे लगा उसके व्यवहार में कोई गहरी फांक है कि युगू ने वहां से जाते समय मिलना तो दूर, फोन करने की औपचारिकता भी नहीं निभाई। अपना मूड ठीक करने के लिए वह कॉफी हाउस चला गया। कॉफी हाउस में कॉफी पीकर जब वह बाहर आया तो बहुत दिनों बाद यह हुआ कि उसने मोटरसाइकिल में किक मारी, वह स्टार्ट नहीं हुई। किक मार कर स्टार्ट करने की उसकी इच्छा भी नहीं हुई। उसकी इच्छा में नासिर का विश्वास है। वह सीधे मोटरसाइकिल खींचते हुए नासिर मिस्त्री की दुकान की ओर चल दिया। अनंत को देखते ही नासिर ने कहा, अरे सर, आप काहे परेशान हुए? मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए। जब भी मोटरसाइकिल बिगड़े आप फोन कर दिया करें, मैं वहीं से मंगवा लिया करूंगा। नासिर ने अपने फोन का नंबर अनंत को बताया और कॉल बैक करने के लिए कहा। दोनों ने एक दूसरे के नंबर सेव कर लिए। नासिर मोटरसाइकिल सुधारने लगे और वह आसपास को देखने लगा। दुकान में एक दुबला पतला गोरा लड़का स्टूल पर बैठा मोबाइल फोन में व्यस्त है। पहली ही नजर में उसे समझ में आ गया कि वह नासिर का बेटा है। एक और सांवला सा लड़का उम्र में उससे बड़ा एक तसले में रख के कल पुर्जों को पेट्रोल से साफ कर रहा है। वह नासिर का हेल्पर होगा। अनंत ने मोबाइल फोन में खोए लड़के से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? हसन। पढ़ने नहीं जाते? ये क्या मोबाइल फोन में लगे रहते हो? वह कुछ नहीं बोला। थोड़ा सकचा गया और फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई।
मोटरसाइकिल सुधारते नासिर ने अनंत से कहा, देखिए ना सर, मैं कहता हूँ कि पढ़ लिख लो, जीवन में काम आएगा, लेकिन मेरी सुनता ही नहीं है। क्यों हसन, पढ़ते क्यों नहीं हो? हसन शर्माता हुआ उठा और रोड के उस पार वाली गली में चला गया। हो सकता है नासिर का घर उसी गली में हो। अनंत ने देखा नासिर का हेल्पर भी उसी तल्लीनता में अपने काम में जुटा है। उसका नाम रमेश है। इस बीच नासिर का एक ग्राहक आ गया। मोटरसाइकिल स्टैंड पर खड़ी करके वह अखबार खोजने लगा। अखबार मिलते ही वह जीप के पीछे रखी सीट पर बैठ गया। यह सच है कि अनंत की मोटरसाइकिल का मॉडल कभी का बंद हो गया है और उसके कल पुर्जे भी आसानी से नहीं मिलते, लेकिन नासिर का गजब का जुगाड़ू दिमाग है। वह किसी तरह उसे बना ही देता है। आजकल के डिग्रीधारी इंजीनियर सिर्फ पार्ट बदलना जानते हैं, लेकिन यह बहुत कम लोगों को पता है कि हर मशीन में एक जैविक देह सा भी कुछ होता है। उसके मर्म को बहुत कम लोग ही जानते हैं। नासिर ने अनंत की मोटरसाइकिल ठीक कर पहुंच कर खड़ी कर दी। अनंत जब नासिर से सुधरवाई के रुपए पूछता, संकोच में पड़ जाता और सुधरवाई देकर चुपचाप चल देता। धीरे धीरे नासिर, उसके बेटे हसन और रमेश ने अनंत का घर उस शहर के बेठिकाने जान लिए जहां वह ज्यादातर होता है। मोटरसाइकिल बिगड़ने पर जब वह फोन करता तो उसमें से 2 लोग अपनी मोटरसाइकिल से आते और अनंत की बिगड़ी हुई मोटरसाइकिल को दुकान ले जाते। मोटरसाइकिल सुधरवाकर फिर वहीं पहुंचा भी जाते जहां वह होता। एक दिन अनंत ने नासिर से पूछा, हसन क्या कर रहा है? नासिर ने बताया, 10वीं के बाद उसने पढ़ना छोड़ दिया है। कहता है मन नहीं लगता, अब मेरे साथ ही काम करता है। अभी किसी की मोटरसाइकिल छोड़ने गया है। अनंत ने फिर पूछा, आपसे वह मोटरसाइकिल सुधरवाने का काम सीखता है? हाँ, सीखता तो है, लगभग सभी कुछ बना लेता है, लेकिन जैसा मन लगाकर काम करना चाहिए वैसा नहीं करता। करने लगेगा, अभी उम्र ही क्या है। यह जानकर अनंत कुछ निश्चिंत हुआ। उसने फिर नासिर से पूछा, आपके कितने बच्चे हैं? 2 हैं, हसन और एक बिटिया फातिमा। बिटिया पढ़ने में होशियार है, अभी 9वीं में पढ़ती है, उसे पढ़ाऊंगा। मेरे हिस्से का भी वही पढ़ेगी। कहते कहते सुनते दोनों के चेहरों पर इत्मीनान आ गया। अनंत की मोटरसाइकिल अगर आसपास ही बिगड़ती तब वह नासिर को फोन नहीं करता, स्वयं उसे खींचकर दुकान ले आता। उसे नासिर की दुकान में बैठना अच्छा लगता है। रोजमर्रा की दोहराव भरी छवियों की जगह कुछ नई छवियां मिलती बनती हैं। दूर दराज से आए हुए लोगों का विश्वास नासिर पर किस तरह छलकता है, यह देखकर उसे अच्छा लगता है। बीच बीच में नासिर के पुराने हेल्पर, जो अब स्वयं अपने अपने गांव के आसपास के अच्छे मिस्त्री बन गए हैं, कृतज्ञता का भाव लिए आ जाते और अगर काम ज्यादा हुआ तो रिंच पाना लेकर हाथ बटाने लगते हैं। अनंत बीच बीच में बिना वजह ही नासिर की दुकान में आ जाता। ऑफिस से लौटते समय अनंत को लगा कि मोटरसाइकिल बीच बीच में करंट छोड़ रही है। वह नासिर की दुकान की ओर मुड़ गया। दुकान पर पहुंचकर अनंत ने देखा कि नासिर को उसके आने की भनक नहीं लगी है और वह मोटरसाइकिल सुधारने में भिड़े हुए हैं। शायद उस मोटरसाइकिल में कोई बड़ी गड़बड़ी है। उसने चुपचाप मोटरसाइकिल खड़ी की और अखबार उठाकर पीछे रखी जीप की सीट पर बैठ गया। कभी कभी उसे लगता है कि मनुष्यों की तरह वाहनों के भी वर्ग होते हैं। नासिर की दुकान में हाशिए के वंचित वाहन ही आते हैं। उनके मालकों की मनोदशा में हड़बड़ी नहीं, सुधर जाने का संतोष होता है। अखबार पलटने के बाद अनंत की नजर मुख्य सड़क से सुभाष कॉम्प्लेक्स की ओर आने वाली सड़क पर पड़ी। सड़क पर लोग फास्ट की गई रील की तरह आ जा रहे हैं और साथ ही फंसती फंसती रील की तरह धुंधले से लौट रहे हैं। अनंत की उस उत्सुकता को देखकर जगदीश ने कहा, पीछे देसी दारू की दुकान है, सब वहीं से पी पाकर आ रहे हैं। अनंत आने जाने वाली की चीटियों की कतार को देखने लगा।
इसी बीच एक शराबी लड़खड़ाता हुआ नासिर की दुकान के बीच से ही पार होने लगा। चलते चलते वह नासिर के पास खड़ा हो गया और अपने को संभालते हुए बोला, ए मिस्त्री, गाड़ी ठीक से सुधारना। नासिर को गुस्सा आ गया। वह बोला, पहले खुद को तो सही सलामत घर पहुंच जा, फिर दूसरों के काम की चिंता करना। ये मिस्त्री, वह कुछ और कहता इससे पहले ही लड़खड़ाता हुआ दुकान से बाहर चला गया। अनंत को विश्वास नहीं हो रहा है कि 4 बजे से ही इतने लोग शराब पीने के लिए भागे चले आ रहे हैं, किसी अनबूझे रहस्य की तरह। रिक्शे से एक आदमी आया। उसकी चाल देखकर लग रहा है कि वह पहले से ही पिए हुए है। शायद यह उसका दूसरा दौर हो। वह रिक्शा वाले का हाथ पकड़कर खींच रहा है। चल चल, मैं तुझे पिलाऊंगा अपने पैसों से, चल पी, तू भी पी। वह जा नहीं रहा है और वह उसे खींचे पड़ा है। शहर में कितने लोग हैं, आधी अधूरी जिंदगी की कहानियों के आधे अधूरे पात्र से, कुछ तो कहानी के अंत के बाद के पात्र से जो कभी व्यक्त नहीं होंगे। उनकी लथपथ चालें, देह भाषाएं, लड़खड़ाती जबानें, बीच बीच में गुस्सा, गालियां, उनके दुख, वासनाएं और लाचारियां, सबके सब कितने अजनबी कि यहाँ से जाने के बाद किसी के लिए नहीं रहेंगे। इस बीच दारू पीकर लौट रहा एक अधेड़ नशे की हालत में सड़क की नाली नहीं देख पाया। उसके आगे का पैर नाली में चला गया और नाली के उस पार मुंह के बल गिरा। उसकी नाक से खून बहने लगा। लार और खून से सना उसका चेहरा डरावना हो गया। वह नाली खोदने वाले को भद्दी भद्दी गालियां बकते हुए उठा और चला गया। अनंत चाहकर भी उसकी सहायता के लिए उठ नहीं सका और ना ही उसे किसी की सहायता की जरूरत थी। उसके लिए किसी के होने के कोई मानी नहीं थे। मोटरसाइकिल सुधर जाने के बाद भी अनंत बहुत देर तक यूं ही बैठा रहा और फिर नासिर को सुधरवाई देकर चल दिया। घर की ओर जाते जाते उसने मोटरसाइकिल नदी की ओर मोड़ दी। रात गए तक वह नदी के किनारे ही बैठा रहा। कुछ दिनों बाद अनंत का एक परिचर्चा में शामिल होने के लिए लाल बहादुर स्कूल जा रहा था कि अग्रसेन चौक से थोड़ी दूर पर ही उसकी मोटरसाइकिल एकाएक बंद हो गई। उसने नासिर को फोन लगाया लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। वह मोटरसाइकिल खींचता हुआ नासिर की दुकान की ओर चल दिया। दुकान में नासिर नहीं है। दुकान में बड़े डील डॉल वाला वही व्यक्ति किसी रहस्य की तरह बैठा अखबार पढ़ रहा है। अनंत कुछ पूछता इससे पहले ही वह बोला, जुमे की नमाज पढ़ने गया है। मोटरसाइकिल खड़ी करके अनंत ने देखा स्टूल नुमा गोल लोहे की कुर्सी खाली पड़ी है। वह उसी पर बैठ गया। कुछ देर बाद अनंत ने नजरें उठाकर देखा वह व्यक्ति अखबार पढ़ने में इस तरह डूबा है जैसे वह यहाँ आया ही ना हो। थोड़ी देर बाद अखबार पलटने की आवाज आई। वह व्यक्ति अखबार को तय कर रहा था। अनंत ने अपनी जिज्ञासा उससे पूछा, तुम क्या नासिर के परिवार से हो? हालांकि उसमें और नासिर में कुछ भी मिलता जुलता सा नहीं था। उसने बड़ा सीधा सा जवाब दिया, नहीं, मैं विश्वकर्मा हूँ, जगदीश विश्वकर्मा। क्या आप काम करते हो? उसने फुटपाथ पर रखे गैस सिलेंडर की ओर इशारा करते हुए कहा, गैस वेल्डिंग करता हूँ। अनंत नासिर की दुकान में कई बार आ चुका था लेकिन उसने एक बार भी उसे वेल्डिंग करते हुए नहीं देखा था। जगदीश की ओर मुखातिब होकर उसने पूछा, तुम्हें इतना काम मिल जाता है कि घर की जरूरतें पूरी हो सकें? जगदीश ने सहजता से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मिल जाता है। जगदीश के चेहरे पर जैसी पूर्ण संतोष की आभा थी उसको देखकर अनंत को लगा या तो यह झूठ बोल रहा है या दिमाग से कुछ पैदल है। बात आगे बढ़ाने के लिए उसने फिर पूछा, गैस वेल्डिंग का यहाँ क्या क्या काम होता है? जगदीश ने बड़े इत्मीनान से कहा, अब तो काम कम हो गया है, पहले तो सारा काम गैस वेल्डिंग से ही होता था, जीप बस की बॉडी बनाने से लेकर सब कुछ। अनंत ने आश्चर्य से पूछा, तुमने जीप बस की बॉडी बनाई है? हाँ, बहुत बनाई है। लोग आगे पीछे काम करवाने के लिए घूमते थे। कहते कहते जगदीश के शांत चेहरे पर वैभव की चमक आ गई। जगदीश ने इंदू चौक की ओर हाथ से इशारा जगदीश ने इंदू चौक की ओर हाथ के इशारे से बताया कि
कि पहले मोड़ पर मेरी दुकान थी, बाद में सड़क चौड़ी हुई तो वह टूट गई। वह बेजा कब्जे में बनी थी, एक ना एक दिन तो उसे टूटना ही था। अनंत ने देखा, जिसे वह मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति समझ रहा था, उसका कर्म कौशल का शानदार इतिहास ही नहीं, सहज संतोषी वर्तमान भी है। अनंत को अपने ऊपर शर्म महसूस हुई कि उस व्यक्ति को जिसे वह नकारा और मंदबुद्धि समझ रहा था, उसमें कैसी मानवीय गरिमा है। जगदीश की झिझक खत्म हो गई। उसने अनंत से कहा, देखिए साहब, इस दुनिया में कैसे जानवर मनुष्य के भेष में रहते हैं। कुछ अपराधियों ने एक लड़की को चलती ट्रेन से फेंक दिया था। संयोग से वह बच गई, लेकिन ट्रेन से उसका एक पैर कट गया। बाद में उस लड़की का नकली पैर लगवाया। बाद में उस लड़की ने नकली पैर लगवाया और पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली। हौसला देखो, उस लड़की ने नकली पैर के सहारे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी फतेह की और तिरंगा झंडा फहराया। कमाल है ना। अनंत एकटक जगदीश को का कहा सुनता रहा। थोड़ा रुककर जगदीश ने कुछ याद करते हुए कहा, अरुणिमा सिन्हा है उसका नाम। कल के अखबार में एवरेस्ट पर झंडा फहराते हुए उसकी तस्वीर छपी थी। अनंत ने अपने से कहा, मनुष्य की गरिमा जानने के लिए हमें उसे अंदर से जानना कितना जरूरी है। जगदीश के अंदर कैसी सकारात्मक दृष्टि है। नमाज पढ़कर लौटते नासिर को जगदीश ने दूर से ही देख लिया और अनंत की ओर देखते हुए कहा, लो नासिर आ गया। अनंत को देखते ही नासिर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फोन कर देते, क्या हुआ? पता नहीं, चलते चलते बंद हो गई। मैंने फोन तो किया था, लेकिन तुम्हारा फोन बंद था, इसलिए धीरे धीरे खींचता हुआ ले आया। अच्छा, नमाज को जाने से पहले मैं फोन बंद कर देता हूँ, इसलिए नहीं लगा होगा, देखता हूँ। कुछ समय नासिर की दुकान में कोई ग्राहक नहीं है। इस समय नासिर की दुकान में कोई ग्राहक नहीं है सिवाय उसके। शायद नासिर के सभी ग्राहकों को पता है कि इस समय वे जुमे की नमाज अदा करने जाते हैं। मोटरसाइकिल सुधारते नासिर ने अनंत से पूछा, कल तुम्हारी जमात का कुछ जुलूस जैसा निकल रहा था, भीड़ थी, क्या था? नासिर ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं लंद फंद में नहीं पड़ता, अपनी नमाज अदा करता हूँ और अपना काम करता हूँ। कहते कहते नासिर के लहजे में हल्की तलखी आ गई थी। अनंत को लगा उसे इस तरह का सवाल नासिर से नहीं पूछना चाहिए था। और उसे अपने समय से कोफ्त हुई, जिसमें सामान्य सी बात भी कैसी असहज हो जाती है, आसपास की लय बिगाड़ देती है। अनंत को प्यास लगी है। उसने नासिर से पूछा, पानी है क्या? नासिर ने रमेश से कहा, जा सामने के होटल से पानी ले आ और 4-5 चाय भी। चाय रहने दो, अरे पीजिए साहब, चाय का समय भी हो रहा है। अनंत के जीवन में पिछले 2-3 वर्ष से उसकी मोटरसाइकिल जो खेल खेल रही थी, वह अब बंद हो गया था। जहां भी वह बिगड़ती, वह फोन कर देता और नासिर बुलवा लेते और ठीक कर भिजवा भी देते। अनंत नासिर की दुकान के सामने वाली सड़क से निकला तो उसकी नजर दुकान पर गई तो उसे आश्चर्य हुआ, दुकान में एक भी मोटरसाइकिल नहीं है। नासिर उसी स्टूल नुमा गोल कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा है और जीप की सीट पर जगदीश बैठा हुआ है। उसे नासिर की दुकान मोटरसाइकिल सुधारने की जगह किसी प्रौढ़ शिक्षा अभियान की कक्षा जैसी लगी, जिसमें आज 2 ही लोग पढ़ने आए हैं। अनंत ने अपनी मोटरसाइकिल घुमाकर नासिर के सामने खड़ी कर दी। मोटरसाइकिल की आवाज से नासिर की तंद्रा टूटी। उसने नजर उठाकर अनंत को देखा और कुर्सी से उठते हुए कहा, नमस्ते सर। नमस्ते। क्या बात है नासिर भाई, आज बड़े फुर्सत में हो? कभी कभी होता है। आज हसन और रमेश ने फिल्म देखने के लिए कहा तो उन दोनों को टिकट के पैसे देकर भेज दिया है, वे फिल्म देखने गए हैं। हमारी आवाज सुनकर जगदीश ने अखबार से नजर उठाकर अभिवादन किया। क्या हाल है जगदीश जी? अच्छे हैं, कहकर वह फिर अखबार पढ़ने लगा। मोटरसाइकिल में क्या हुआ? नासिर ने पूछा। कुछ नहीं, बस उस ओर से जाते हुए आप दोनों को फुर्सत में देखा तो मोटरसाइकिल मोड़ कर आ गया। बैठिए, चाय मंगवाता हूँ, चाय पी लीजिए। नहीं, अभी घर से ही पीकर निकला हूँ। अनंत ने दुकान की जमीन को देखते हुए नासिर से कहा, नासिर भाई, तुम्हारे इतने मौके की जमीन है, दुकान क्यों नहीं बनवा लेते?
नासिर ने जमीन को देखते हुए कहा, सर जमीन मेरी नहीं है, मेरी होती तो कभी का बनवा लेता। यह तो, उसने बगल के मकान की ओर संकेत करते हुए कहा, मसीह की है, 2000 रुपया किराया लेता है इसका। वैसे हिंदू चौक से लेकर राजीव चौक तक की सभी जमीन कब्जे की हैं। मामला कोर्ट में चल रहा है। सड़क चौड़ी होने से जगदीश की दुकान उजड़ गई थी। मैंने ही जगदीश से कहा, यहीं बैठने लगो। मैं इसके बदले जगदीश से 1 रुपया नहीं लेता हूँ। सबका अपना अपना भाग है, कमाओ और खाओ। इस बीच नासिर का ग्राहक आ गया। अनंत ने नासिर से विदा ली और चल दिया। सुबह अनंत ने मोटरसाइकिल निकालते निकालते रख दी और बरामदे में पड़ी कुर्सी पर बैठकर सामने के पेड़ को देखने लगा। कुछ सोचते सोचते उसने जेब से मोबाइल का फोन निकाला और नंबर डायल करने लगा। फोन से आवाज आई, सर आप कहाँ हैं? घर पर ही हूँ और मोटरसाइकिल भी ठीक है। मैंने तो फोन इसलिए किया कि आपको ईद की मुबारकबाद दे दूं। नासिर भाई, ईद मुबारक हो। फोन से भी सकचाती हुई आत्मीय आवाज आई, सर आपको भी एक ईद मुबारक हो। सामने का पेड़ हवा संग झूम रहा है। अनंत को नासिर की दुकान के पास खोखल में उगे पीपल के पेड़ की झुनझुनी सी बजती हुई आवाज सुनाई दे रही है। धन्यवाद जी, शुक्रिया राम कुमार तिवारी जी। और मित्रों, इतनी देर तक हम लोग इस कहानी के साथ बने रहे और कितनी सारी चीजें इस कहानी में आती चली जाती हैं। और यह देखिए, जो कहीं न कहीं कहानीकार का अपना एक स्वभाव है कि चीजों को लाने में, पात्रों को, परिवेश को, समय को दर्ज करने में कोई हड़बड़ी नहीं है। यह एक भूगोल विशेष की कहानी है, शहर विशेष की कहानी है और एक एक कर जो दृश्य हैं, अनुभव हैं, वे यहाँ सामने आते चले जाते हैं। एक बिगड़ी हुई मोटरसाइकिल कैसे एक उखड़े हुए व्यक्तित्व को संभाल लेता है। यह जो इस कहानी का जो नायक है वह उखड़ा हुआ है। वह बहुत पहले रामानुजगंज के अपने सहकर्मी के कुछ बदले हुए व्यवहार से भी आहत है और वह उसके इस बदलाव को समझना भी चाहता है। वह मोटरसाइकिल की जो चमचमाती, जो उसकी अपनी जो आधिकारिक वर्कशॉप है, वहाँ के खर्चे को लेकर, वहाँ के तामझाम, अनावश्यक व्यय को लेकर भी परेशान है, खींचता है। उसे आत्मीयता का वह बोध नहीं हो पाता है उन जगहों पर, उन बड़ी बड़ी दुकानों में जहां सिर्फ पैसे की चमक ही देखी जाती है, जहां मशीन को ठीक करने से अधिक कहिए कि अनाप शनाप बिल पर ध्यान रहता है, जहां व्यक्ति को और व्यक्ति के वाहन को समझने की कोशिश नहीं है, क्योंकि वहां सीधे से यह बात आ जाती है कि भाई आप नई मोटरसाइकिल खरीद लो। बहुत सारे अनुभवों के निचोड़ से यह कहानी संभव हुई है। एक अर्क जैसे कहानीकार अपनी भाषाई दुनिया में हमारे बीच रख रहा हो, उसकी खुशबू हम तक आती है। बड़े ही अच्छे ढंग से कहानी आगे बढ़ती है, एक एक करके, और
जब वह उखड़ा हुआ नायक नासिर जैसे व्यक्तित्व से मिलता है, जगदीश जैसे व्यक्तित्व से मिलता है, उसके ठिये पर जाता है, तो गाहे बगाहे बगैर किसी काम के भी उसे वहां बैठना पसंद है। तो किसी की तरावट, किसी की सरलता, किसी की निष्ठा कैसे दूसरे को प्रभावित करती है, कैसे दूसरे में वह समावेशित होती है, यह कहानी इसकी भी है। एक विश्वास जो उभर कर बहुत ही सादगी के साथ, बहुत ही सूक्ष्मता के साथ पूरे उस परिवेश में आ पाता है जहां नायक रहता है। और उसमें हम देखते हैं उस नायक में कि वह अपनी भी पड़ताल कर रहा होता है और अपने को लेकर भी वह सजग है, अपने को भी वह 100 में 100 अंक नहीं देता है। मगर क्रमशः जब उसे नासिर जैसे लोग, उसके परिवार जैसे लोग, उसके यहां काम करने वाले कारीगर जैसे लोग, विस्थापित लोग मिलते हैं, तो जो जिजीविषा है उनकी, वह जिजीविषा स्वयं नायक के भीतर आस्था का बीजारोपण करती है। आज जब संबंध जो हैं सीधे सीधे व्यवसाय केंद्रित हो गए हैं, मतलब परस्ती बढ़ती जा रही है, ऐसे में यह कहानी हमें यह सोचने पर कहीं ना कहीं बाध्य करती है कि इससे हासिल क्या होगा। मनुष्यता, उसकी गरिमा, उसकी ऊर्जा, उसकी गर्माहट तो दरअसल इस परिवेश को भली भांति समझने में, इसके साथ एक मेव हो जाने में है। सवाई सिंह शेखावत की एक कविता है पुराने जूते पर, उसकी भी याद आती है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की एक कविता है सूटकेस पर, जो विदेश में जिसे छोड़ देना पड़ता है खराब हालत में। तो ये जो पुरानी चीजें हैं, ऐसी कितनी रचनाएं हैं अलग अलग लेखकों की। तो ऐसे में वह पुरानी मोटरसाइकिल जिसका मॉडल बंद भी हो चुका है, वह कैसे इस कहानी का केंद्र बिंदु बन जाता है। और मशीन का जो अपना जैविक शरीर है, उसकी जो अपनी आत्मा है, उसको भी प्यार से सहलाने वाली जो उंगलियां हैं, जो उसको समझने की जो किसी कारीगर की जो अपनी कलाकारी है, वह सब कहीं न कहीं उस नासिर में दिखता है नायक को। और उसके बाद उसके भीतर कितने तरह के बदलाव होते हैं, सकारात्मक बदलाव। और यह भी देखिए कि कहानी में जो शुरू में जिस नंद कॉम्प्लेक्स की, संभवतः नंद कॉम्प्लेक्स ही है, की चर्चा होती है, वहां उतने चित्रण नहीं है। मगर जैसे ही वह नासिर के पास आता है, बड़े उसके विवरण बहुत प्यारे हैं। मसलन शुरुआत में ही जैसे कि यह जो स्थापना हो जाती है कि भाई नासिर की दुकान का कोई बोर्ड नहीं है, उसे शायद किसी बोर्ड की जरूरत नहीं है, वहां विश्वास ही बोर्ड है, वहां वह कर्मशीलता ही विज्ञापन है, और कोई ज्यादा उसकी मांग नहीं है। जो व्यक्ति अपने दूसरे विस्थापित कारीगर को बगैर किसी अपेक्षा के अपने साथ रख रहा है, वह क्या किसी से अतिरिक्त मांग करेगा। ये कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, स्मृति वन के माध्यम से एक अलग कहीं न कहीं एक अलग उसकी जो उपकथा है, वह लंबे समय तक साथ चलती है। बैगा जनजाति की बात है,
पेड़ों को लेकर बात की गई है कि किस तरह से उनके यहां मृत्यु का कोई शोक नहीं है। जीवन है तो एक दिन उसे नष्ट हो जाना है, मगर किसी पूर्वज को याद करने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि हम उसके नाम पर पेड़ लगा दें। तो यह जो उसके माध्यम से, उस बुजुर्ग के माध्यम से एक संवेदनशील नायक की कहानी भी है। जब वह उस तक जाता है, उस बुजुर्ग जो स्मृति वन में बैठे हुए हैं उससे मिलने की पहल करता है, तो वो उठकर चले जाते हैं। तो उसे बुरा भी लग सकता था नायक को कि यह क्या व्यवहार हुआ, लेकिन वह सोचता है कि शायद हमने इनके एकांत में अनावश्यक रूप से प्रवेश करने की चेष्टा की, और वह अपने को ही कोसता है। झुरमुटों के बीच जिस तरह से प्रेमी युगल है, उसे भी बड़े ही अच्छे वाक्यों में लेखक ने चित्रित किया है कि जहां कि वो कहता है कि अपने व्यय का कुछ अधिक ही उत्साह के साथ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक बहुत ही आत्मीय जो दृष्टिकोण है चारों ओर, वह दिखाई पड़ता है। मोटरसाइकिल का चालक जो इस कहानी का नायक है, उसे मालूम है कि उसके भीतर अपरिपक्वता का बोध है, वह अपरिपक्व है। वह अपरिपक्व कैसे है, इसे भी कहानीकार ने कुछ दृश्यों में व्यक्त किया है। मसलन माता मंदिर चौक पर जब भीड़ है, तो जो भीड़ से घबराता है, जो यह सोचता है कि मैं किसी भी तरह भीड़ को रौंद कर निकल सकूं, लेकिन जब वही मोटरसाइकिल वाहक नासिर की दुकान से निकल रहा होता है, तो उसे उस भीड़ को चीरने की कोई बेताबी नहीं है, क्योंकि वह अंदर से संतुष्ट है। जब हमें कहीं से कुछ बेहतर अनुभव मिलते हैं, तो हम अपने भीतर कितने शांत हो जाते हैं, इसे भी बड़े अच्छे ढंग से कहानीकार ने व्यक्त किया है। और ऐसी कई सारी चीजें हैं, उसकी जो अपनी समस्याएं हैं, मौसम के साथ जो गड़बड़ियां हैं, अस्थमा वगैरह की, उसकी भी चर्चा हुई है। तो इसमें बहुत सारे विषय एक साथ आए हैं। इसके बावजूद यह कहीं से सुनते हुए किसी पाठक को, किसी दर्शक को, किसी श्रोता को ये विवरण उकताते नहीं हैं, क्योंकि बड़े ही सलीके से धीरे धीरे एक एक चीजें आती हैं। जो संवाद है वो बिल्कुल रोजमर्रा के संवाद हैं, चाय पीने की बात हो, ईद का मुबारकबाद देने हो, जिससे कहानी समाप्त होती है और जिससे कहानी का शीर्षक भी लिया गया है कि आपको भी वह मुबारक हो। तो यह जो संस्कृतियों का जो आपस में एक सामंजस्य है, संस्कृतियां, ये जो अलग अलग धर्म हैं, यह जो पुल का काम करते हैं, यह भी इस कहानी में है। मगर इतना ही नहीं है। जब कहानीकार यह बात पूछता है, कहानीकार कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, जब कहानी का नायक, मैं नाम भूल रहा हूं उस नायक का, एक बार नाम बताएं, जो नायक का नाम क्या है? अनंत। जब अनंत पूछता है नासिर से कि भाई तुम्हारी जमात का जुलूस निकला था, क्या था, तो फिर वह जिस तरह से जवाब देता है कि भाई मैं तो नमाज पढ़ता हूं और अपना काम करता हूं, तो पुनः उस बुजुर्ग की तरह जो स्मृति वन में जो बुजुर्ग थे और अनंत के उसके पास जाने से वे चले गए, वैसा ही उसको बोध होता है कि अरे हमने नासिर से यह सवाल बेकार ही पूछा। और वहां पर भी बहुत अच्छी टिप्पणी आती है कि किस तरह से समाज में सामान्य सी चीजें भी लोगों को डिस्टर्ब करती हैं। तो जो ये छोटे छोटे बदलाव हैं, धार्मिक संकीर्णता के कहिए या धार्मिक पूर्वाग्रह के कहिए, किसी भी धर्म की ओर से, चाहे वो मुट्ठी भर लोग करें, वह भी बहुत कम वाक्यों में वे समस्याएं, वे बदलाव यहां परिलक्षित होते हैं। और जिस तरह से जले हुए पेड़ में वह पीपल उगता है और कहानी के अंत में वापस वह दृश्य आता है कि वह कौंध, वह चमक, वह मुलायमियत उसे अनंत को अपने भीतर कहीं जगह बनाती हुई
दिखाई पड़ती है, जड़ जमाती हुई दिखाई पड़ती है। जो चेखव कहते हैं कि अगर कहानी में किसी बंदूक की चर्चा की गई है तो जरूरी है कि कहानी में वह बंदूक चले। तो जो अलग अलग दृश्य थे वो पुनः कहानी के अगर हम शिल्प की ओर देखें तो वे कहीं ना कहीं जोड़ते हैं। वह नंद कॉम्प्लेक्स भी आता है, रामानुजगंज से आया हुआ इस शहर में जगह की चर्चा नहीं की गई, शहर का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन जितने विवरण हैं, जो जितने तरह के दृश्य आए हैं कानन पिंडारी के, इंदू चौक के, राजीव चौक के, उससे समझ में आता है कि यह लेखक का अपना शहर है। तो ये बहुत जो अपने निजी अनुभवों का जो निचोड़ है अलग अलग अवसरों पर, जो खिन्नता है, वह खिन्नता कई कई कारणों से हमारे भीतर जो बढ़ती चली जाती है, मुझे लगता है कि उस खिन्नता से निजात पाने के लिए भी संभवतः कहानीकार ने यह कहानी लिखी होगी। और कहीं कहीं ऐसे वाक्य हैं जो बड़ा ध्यान हमें खींच लेते हैं। दुकान की अदा है कि वह अपनी जगह दिखती ही नहीं, वह अपनी जगह ही दिखती है, माफ कीजिएगा, दुकान की अदा है कि वह अपनी जगह ही दिखती है, बिना किसी विज्ञापन के, दूर से नहीं। इसकी बात हमने पहले भी की थी। और जो व्यक्तियों में ग्रंथियां हैं कि भाई समाज में ऐसे ही लोग हैं, मैं ही क्यों कतार में लगूं, मैं ही क्यों पीछे रहूं, जो अनंत में भी कहीं ना कहीं अनंत का व्यक्तित्व, जिसे शुरुआत में भी मैं भूल रहा हूं क्या मैंने बात कही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वह एक आक्रामक व्यक्तित्व भी है। उसके अंदर जो हाँ अभी जो हमने कही थी कि वह कम प्रौढ़ है, अप्रौढ़ता है या अल्प प्रौढ़ता है, नहीं, वह आक्रामक भी है। जो दिखता है उसके वर्णन जिस तरह से शुरुआत में हुए थे, लेकिन क्रमशः उसके अंदर चीजें, उसकी जो ग्रंथियां हैं, जो मनोवैज्ञानिक ग्रंथियां हैं, वह जो है दूर होती चली जाती हैं। इस अर्थ में यह कहानी एक मनोवैज्ञानिक कहानी भी साबित होती है कि कैसे एक दूसरे के व्यवहार से हम अपने आप में कितने तरह के बदलाव महसूस कर सकते हैं। उसकी अपरिपक्वता, उसके भीतर की आक्रामकता, यह सब, उसके भीतर की उदासी। अगर कोई आक्रामक है, अगर कोई अपरिपक्व है, तो वह भीतर से उदास भी है, उसकी लय भंग हो रखी है। लय एक ऐसा शब्द है जिसे राम कुमार तिवारी अपनी कई कहानियों में लाते हैं, जगह की जगह, और कई ऐसी कहानियां हैं उनके यहां, कुतुब एक्सप्रेस, जिनमें लय की बात की गई है। और बदलाव को भी, समय और समाज के भीतर के बदलाव को भी कुछ कम वाक्यों में किस तरह से लाया जा सकता है बगैर बहुत अधिक उस पर जोर दिए, इनकी कहानियां इसका भी उदाहरण है। कुल मिलाकर जो बैगा जनजाति की हमने बात की, और जिस तरह से वे सरई पेड़ को अपना पूर्वज पेड़ कहते हैं, और कहते नहीं हैं, उसको भी जीते हैं। और एक जगह वह बात भी आई कि पत्तियां कैसे जो हैं, पत्तियां जो हैं हवा में हथेलियों की तरह नृत्य कर रही हैं। या अगर मोटरसाइकिल जो खराब होती जाती है, जब स्टार्ट होती है तो लगता है कोई एक विश्वास भी स्टार्ट हो रहा है। तो अलग अलग जो चरित्र हैं, ईगो जैसा चरित्र भी है जिसके अंदर बहुत तरह के परिवर्तन आ गए, और छोटी छोटी बातों पर जो हम टूटते हैं, जो हम में कचोट आती है कि अरे यार वो बिना बताए कैसे चला गया, वो सब चीजें भी इस कहानी में आई है। तो मुझे लगता है कि मित्रों यह कहानी आपको पसंद आएगी। और जो बात शुरुआत में भी कही थी, लय की बात और बदलावों को लेकर लेखन में, भाषा में किस तरह का बर्ताव किया जाए, लेखक उसे किस तरह से उतारे कि उसमें कुछ नयापन हो, उसमें कुछ हटकर बात हो, उसका अपना कुछ मौलिक योगदान हो उस कृति में, उस रचना विशेष में, तो वह हमें यहां दिखाई पड़ती है। और गाहे बगाहे ये दोनों रिश्ते, जिसमें अलग अलग और रिश्ते भी जुड़ते चले जाते हैं, इस कहानी को हमारे अपने परिवेश की एक सख्त कहानी बनाती है। बहुत बहुत शुक्रिया राम कुमार तिवारी जी, आपका आभार कि आपने समय दिया। नमस्कार।